नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज शाम पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान की जद में आ गया। बस कुछ देर पहले भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने साथ एटम बॉम्ब, जी हां, न्यूक्लियर हथियार भी लेकर जा सकती है। मतलब अब पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर बचा ही नहीं जहां भारत एटमी हमला नहीं कर सकता। अगर चाहे, हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान के किसी भी शहर पर किसी भी कोने में न्यूक्लियर वेपन गिरा सकता है। इसका आज कामयाब टेस्ट हो गया। मतलब यह कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, जो नाम आप लें, ये सारे के सारे शहर अब एक बटन से तबाह हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने अगर एक फाइल पर हाथ रख दिया, एक फैसले को यस गो अहेड कह दिया, तो इतने में पाकिस्तान का एक शहर नक्शे से गायब हो जाएगा। आज शाम हिंदुस्तान ने यह ताकत हासिल कर ली है। अब हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये बेहद गंभीरता से आने वाले युद्ध की तैयारियां कर रही हैं। 6 दिन के बाद एक और तैयारी होने वाली है। भारत की तीनों सेनाएं एक साथ कमांड सेंटर में बैठेंगी, मिलकर आने वाले युद्ध की प्लानिंग करेंगी, तैयारी करेंगी। इस वक्त वॉर रूम के अंदर क्या क्या बातें सोची जा रही हैं, अगर आप सारी बातों को समझ लें, जान लें, सोच लें, तो लगता है कि युद्ध अब बहुत दूर नहीं है। विद इन 6 months एक नया डायमेंशन हमारे सामने आ जाएगा। 6 महीने के भीतर क्या होने वाला है? इंडियन एयरफोर्स ने क्या संकेत दिया है? क्या 182 दिन के भीतर कोई बड़ा खतरा देश के सामने आने वाला है? या फिर क्या 26 हफ्तों के भीतर भीतर हिंदुस्तान कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है? राइट हैंड में बां पे तिरंगा, तिरंगे के नीचे ऑपरेशन सिंदूर का बैज, दाईं तरफ इंडियन एयरफोर्स का झंडा, सीने पर एन कपूर के नाम का बैज। ये इंडियन एयरफोर्स के वो कौन से ऑफिसर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को रेडी रहने को कहा है? आगे आने वाली सब लड़ाइयां टेक्नोलॉजिकली, दे विल हैव टू बी टेक्नोलॉजिकली प्रोफिशिएंट टू प्रोसिक्यूट दोज वॉर्स ऑन द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ देयर गेम। उन लोगों को इस्तेमाल करनी आनी चाहिए टेक्नोलॉजी, वेदर वो टेक्नोलॉजी बॉम्ब्स ड्रॉप करने के काम आए या सिंपली उनके कंप्यूटर्स हैक करने के काम आए या ऐसी किसी भी चीज के लिए जो कि एनिमी का वॉर मेकिंग पोटेंशियल ब्रेक कर सके। आगे आने वाली लड़ाइयों में बम गिराने की तैयारी करो, दुश्मन के कंप्यूटर्स हैक करने की तैयारी करो, दुश्मन के युद्ध लड़ने की क्षमता को तोड़ने की तैयारी करो। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई इस मैसेजिंग का क्या मतलब है? रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और शक्तिमान, पाकिस्तान से अगले युद्ध के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अब निकाला है कौन सा नया समाधान? यह बस कुछ घंटे पहले की तस्वीर है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की है। भविष्य में होने वाले युद्ध के मद्देनजर फ्यूचर रेडी इंडियन आर्मी पर बात की है। मेड इन इंडिया वेपन्स पर चर्चा हुई है और पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर ने भी 3 अलग अलग पोस्टर जारी किए हैं। 26 से 27 अगस्त को होने वाले ट्राई सर्विस सेमिनार, जिसे रण संवाद का नाम दिया गया है, उसका टीजर लॉन्च किया है, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं को मेंशन किया गया है और थिंक, ट्रेन एंड फाइट एज अ वन फोर्स का मैसेज दिया है। तो क्या सच में युद्ध स्तर पर भारत ने अगले वॉर की तैयारी शुरू कर दी है? और क्या इसीलिए पाकिस्तान में युद्ध वाली कमेंट्री शुरू हो गई है? हिंदुस्तान के अगले युद्ध की तैयारी का ट्रेलर बस 6 दिन बाद दिख जाएगा, जब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी 26 और 27 अगस्त को रण संवाद करेगी।
फ्यूचर वॉरफेयर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, साइबर बैटल ग्राउंड, इन सबका खाका रेडी करेगी। और इस संवाद की भूमिका आज से ही लिख दी गई है और इंडियन एयरफोर्स ने इशारों में पाकिस्तान को वार्निंग भी दे दी है। सेना के नेतृत्व को ये सबक मिला कि आज जिस हालत में हम अपनी दुनिया को देखते हैं, आत्मनिर्भर बनना ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वी कैन इंश्योर हमारे देश की सुरक्षा एट ऑल टाइम्स, बिकॉज हम नहीं जानते आज के जियोपॉलिटिक्स के अंदर कि कब हमारी सप्लाई चेन, जो कि हमारे को आर्म सप्लाई करते हैं, हथियार और असला सप्लाई करते हैं, वो कब ब्रेक हो जाने वाली है। और इसलिए हमको ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बने हुए वेपन्स के साथ we should be proficient in producing them and we should be proficient in using them. हम नहीं जानते कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते कब ये सप्लाई चेन बंद हो जाए। विदिन 6 months एक नया डायमेंशन हमारे सामने आ जाएगा। तो लाइक आई सेड, जैसे मैंने पहले कहा, all officers who are part of the armed forces will have to continue to remain इस टेक्नोलॉजी के कर्व से उनको आगे रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे नई चीज़ें मार्केट में आएँ, जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट्स हों, उनको सीखना पड़ेगा। एंड दे विल हैव टू यूज़ देयर इमेजिनेशन टू ग्रेट एक्सटेंट टू इंश्योर कि ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। अभी आपने इंडियन एयरफोर्स के जिन ऑफिसर की बातें सुनी, ये वो हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अभी तक आपने यही सुना है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, लेकिन आज ये भी देख लीजिए कि जिस कमांड ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वो कमांड कौन सी थी? वो कमांड थी इंडियन एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, और उस कमांड को लीड करने वाले ऑफिसर हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स पर हमले की शुरुआत भी इसी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने ही की थी, और बाद में 9 और 10 मई की रात पाकिस्तानी एयर बेसिस और उनके रेडार्स को उड़ाने वाले भी यही इंडियन एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ही थी। भारतीय वायुसेना की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का खौफ पाकिस्तान को आज तक सता रहा है, और उसकी एक वजह एयर मार्शल नागेश कपूर भी हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने के लिए युद्ध काल के सबसे बड़े अवार्ड सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने इस ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा श्रेय वेस्टर्न एयर कमांड में अपनी टीम को दिया है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एक हिस्सा है इंडियन एयरफोर्स की कंबाइंड स्ट्राइक शक्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए। हम लोगों ने ये काम अकेले नहीं किया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, आर्मी के यूनिट्स, हम सब ने मिलके इस शक्ति को दिखाया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का जहां तक सिर्फ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का रोल रहा, वो हम लोगों ने उनके एयरफील्ड्स पे अटैक किया, हम लोगों ने उनके रेडार्स पे अटैक किया। जो शुरुआत में कार्रवाई हुई, जो 7 मई की रात को हुई, वो उसके अंदर भी हम एक तरीके से इन्वॉल्व थे, लेकिन वो इन कंजंक्शन विद वेस्टर्न एयर कमांड था। एंड उसके बाद जो उनके रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने का या उनके एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक करने का काम था, वो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने किया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स में से एक है, और पाकिस्तान के खिलाफ लगने वाली जो हमारी सीमा है,
उनमें से 2 कमांड्स में से एक है। हमारे नॉर्थ का इलाका पाकिस्तान के साथ जो लगता है, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय वेस्टर्न एयर कमांड, और उससे राजस्थान से नीचे और गोवा तक का इलाका जो है उसकी रक्षा का, उसकी एयर डिफेंस का की जिम्मेदारी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के हिस्से में आती है। इस कमांड का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होने के नाते जो भी इस कुर्सी पे बैठता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि ऊपर से आने वाले निर्देशों का और उनकी तरह से जो कि वो जिस तरीके से वो एक वॉर को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं उसको जमीनी तौर पे अमल में लाया जाए, इन कंसल्टेशन विद, इन कंजंक्शन विद अदर सर्विसेज जैसे इंडियन नेवी, जो कि हमारे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर एक अहम हिस्सा निभाती है, इंडियन आर्मी, एंड टू सम एक्सटेंट BSF एंड ऑल्सो दी इंडियन कोस्ट गार्ड। पाकिस्तान के खिलाफ फ्यूचर वॉर को देखते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अब बहुत तेजी से काम कर रही हैं। 26 और 27 अगस्त को होने वाला रण संवाद इसी का एक चैप्टर है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, सब पर डिटेल्स डिस्कशन होने वाली है। लेकिन डिस्कशन से पहले ही प्रिपरेशन भी शुरू हो गई है, जो आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। छोटे छोटे ड्रोन से लेकर बड़े बड़े ड्रोन्स तक सबकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इस टेस्टिंग को खुद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की टॉप लीडरशिप लीड कर रही है। मेड इन इंडिया ड्रोन्स को परखा जा रहा है। इंडियन आर्मी के ईस्टर्न प्रहार ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहर में ड्रोन्स के डेमो का जो वीडियो जारी किया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी तगड़ी और कितने बड़े लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर पर काम किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद इस वक्त हिंदुस्तान का पूरा फोकस ही वेपन्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर है, वो भी ये जानते हुए कि भविष्य में जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन और सिनेरियो पूरी तरह से बदल सकता है। इस कड़ी में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इंडियन एयरफोर्स को बहुत जल्द 97 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस मार्क 1A मिलने वाला है। भारत सरकार ने इसके लिए 62,000 करोड़ रुपए की डील क्लियर कर दी है। इससे पहले 48,000 करोड़ रुपए के 83 LCA मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है, और नया ऑर्डर जारी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने जितने LCA तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया है उसकी संख्या 180 हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक LCA तेजस मार्क 1A की नई फ्लीट MiG-21 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगी, जिसे कुछ हफ्तों के बाद ही फेज्ड आउट किया जाना है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 LCA मार्क 2 जेट्स के साथ साथ कई नेक्स्ट जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर आने वाले वक्त में दिया जा सकता है। और यह सुनकर पाकिस्तान के पेट में अभी से दर्द शुरू हो गया है। भविष्य के युद्ध के लिए हिंदुस्तान का फोकस टेक्नोलॉजी पर भी है और अपनी फोर्स को और ज्यादा घातक बनाने पर भी है, और इसके लिए नई ब्रिगेड और बटालियन से सेना को ताकतवर बनाया जा रहा है, जिसके तहत रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियंस, दिव्यास्त्र बैटरीज और शक्ति बाण यूनिट्स को खड़ा किया जा रहा है। अगस्त के अंत तक 5 भैरव बटालियंस को रेज करने की संभावना है। ये खतरनाक स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स एलीट स्पेशल फोर्सेस और कन्वेंशनल इन्फेंट्री के बीच ब्रिज का काम करेंगी। नए भैरव लाइट कमांडो बटालियंस को इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि ये स्पीड और प्रिसीजन के साथ बॉर्डर के करीब ऑपरेट कर सकें। भैरव बटालियन पहले से मौजूद पैरा स्पेशल फोर्सेस और पैरा बटालियंस को सपोर्ट करेगी। आधुनिक हथियार, टेक्नोलॉजी और ड्रोन से लैस ऐसे 40 से 50 भैरव बटालियंस को लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अगस्त के अंत तक ड्रोन प्लाटून्स को भी लाने की तैयारी है, जिनका काम सर्वेलांस के साथ साथ रियल टाइम स्ट्राइक करना होगा। इंडियन आर्मी की 2 ब्रिगेड्स को पहले ही रुद्र ब्रिगेड में कन्वर्ट किया जा चुका है। साथ ही साथ आर्टिलरी के लिए भी 5 रेजिमेंट्स लाए जा रहे हैं, जिनके पास दिव्यास्त्र बैटरीज होंगी, जिन्हें हाइब्रिड प्रिसीजन अटैक्स के लिए रेडी किया जाएगा।
रही बात शक्तिबाण यूनिट्स की, तो इन्हें टेक्नोलॉजिकल फॉर्मेशंस के लिए लाया जा रहा है, जो खास तौर पर सी एंड स्ट्राइक मिशन में शामिल होंगे। भविष्य के युद्ध की तैयारी बम, गोले, बारूद और ड्रोन्स के साथ एक और लेवल पर चल रही है, और वो लेवल है डिप्लोमेटिक। जब से नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी और चीन के विदेश मंत्री की 1-to-1 मुलाकात हुई है, जब से मोदी ने एससीओ समिट के लिए चीन जाने की बात कही है, तब से पाकिस्तान की बेचैनी बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तान वाकई तबाह हो चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, सर पर छत नहीं है, बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी हर 2 मिनट पर बम की बात करती है, लेकिन उसके पास रोटी कम पड़ गई है। अपने लोगों को खिलाने के लिए पास में 4 रोटी नहीं, पाकिस्तान को अब उसकी ये औकात समझ आ गई। पाकिस्तान के शहर यूं ही तबाह हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आसिम मुनीर की आर्मी अपने कैंप में जाकर बैठ गई। पाकिस्तान में ऐसी क्या बात हो गई कि लोग इसे कयामत की रात कह रहे हैं? देखिए आप भी। सैलाब अंदर तक घुस चुका है। आसमान से पहाड़ तोड़ आफत बरस रही है। कार ऐसे बह रही है जैसे कोई खिलौना हो। जहां देखो वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर उतरे समंदर की ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक त्राहिमाम मच गया है। कराची तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरे शहर ने जल समाधि ले ली हो। शहर की सड़क पर पानी के साथ कार बह रही है। पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। सिचुएशन इतनी पैनिक है कि अगले 48 घंटे बारिश नहीं रुकी तो पाकिस्तान डूब जाएगा। कराची जैसे शहर जल समाधि ले लेंगे। पाकिस्तान के कराची और खैबर पख्तूनख्वा में टेंशन बहुत ज्यादा है। कराची खुद डूब रहा है और खैबर पख्तूनख्वा को मुनीर डुबा रहा है। पहले पाकिस्तान के कराची की हालत देखिए, देखकर लगेगा नहीं कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची में मूसलाधार बारिश हुई। कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा कराची शहर पानी पानी हो गया। पानी इतना भर गया कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों की सिर्फ छत दिख रही है। पानी सिर्फ सड़क पर नहीं, कराची की हाई राइज सोसाइटी, घरों तक पानी घुस चुका है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम पानी में डूब चुका है। पाकिस्तान की मीडिया में यही हेडलाइन चल रही है, क्योंकि सड़क पर पानी है और बचाने वाला कोई नहीं। कराची की सड़क पर नदी बह निकली है। इन सड़कों पर कार चलाना मुश्किल काम है और नाव चलाना बहुत ही आसान। शहबाज के सिस्टम के पास संसाधन नहीं है कि वो शहर से पानी बाहर निकाल सके, डूबते लोगों को बाहर निकाल सके। इसलिए जो जहां था वहीं फंस गया। बच्चे स्कूल से घर ही नहीं पहुंच सके, लोग ऑफिस से घर ही नहीं आ सके। टीवी पर मुनादी कर दी गई कि कोई भी बाहर ना निकले तो सिर्फ अपने रिस्क पर, क्योंकि शहबाज की बनाई कौन सी सड़क कब बह जाए कहा नहीं जा सकता। किस सड़क का रास्ता सीधे पाताल तक चला जाए कोई नहीं जानता। बारिश के चलते कराची की सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा है। किसी की गाड़ी पानी के बीच खराब हो गई है।
तो कोई धक्का देकर बाइक बाहर निकाल रहा है। हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि एक बूंद बारिश भी गिरती है तो लोगों में दहशत फैल जाती है। बारिश और पानी के चलते कराची के आधे से ज्यादा इलाके में अंधेरा छा गया। कई घंटों तक बत्ती गुल रही। पिछले 48 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीएमए ने कराची में शनिवार यानी अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 48 घंटे कराची में बारिश होगी, लेकिन कराची की सिचुएशन ऐसी है कि वो 1 घंटे की बारिश झेल नहीं पाएगा। अगर 1-2 घंटे भी तेज बारिश हो गई तो पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। कराची के अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में भी सिचुएशन बहुत ही खराब है। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही बुनेर जिले में मची है। इस इलाके में बादल फटा तो कोहराम मच गया। सैलाब के साथ बहकर आए मलबे में दर्जनों मकान दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बुनेर में तबाही कैसी मची है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए जो फ्लैश फ्लड के बाद ड्रोन से ली गई हैं। पानी के बहाव क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, मलबा दिख रहा है और जिंदगी का कोई निशान नहीं है। बुनेर में अभी तक 30 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आंकड़ा कितना बढ़ेगा अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं है। लोग सिर्फ मलबे के पास बैठकर अपनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। बुनेर में बादल फटने के बाद लाशों का अंबार लग गया है। एक साथ इतने जनाजे निकले हैं कि देखकर पूरे इलाके में कोहराम मच गया। केपीके के कई इलाकों में तो मलबा इतना ज्यादा है कि डेड बॉडी तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड को उतारना पड़ा है, क्योंकि कितने मरे हैं, कौन कौन मरा है, किसी को नहीं पता। पाकिस्तान की हुकूमत कराची में फुल एक्शन मोड में है। पानी निकालने के लिए मशीनें उतार दी गई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अभी एरियल सर्वे ही चल रहा है। शहबाज हेलीकॉप्टर में बैठकर सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद मुनीर अपने ही लोगों को मारने पर उतारू हो गया है। कोई मदद नहीं पहुंच रही है। दिखाने भर को मुनीर ने रेस्क्यू के लिए फौज उतार दी है, लेकिन हकीकत यह है कि मुनीर ने अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। लोगों के घर, गली सब मलबे से अटी पड़ी हैं, लेकिन निकालने वाला कोई नहीं है। मलबे में लाशें दबी पड़ी हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। सच यह है कि मुनीर बाढ़ के नाम पर केपीके के लोगों से बदला ले रहा है। पाक फौज और पुलिस पर आए दिन होने वाले हमलों की कीमत वसूल रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुंह की खा चुका मुनीर आम लोगों की जान से खेलकर अपना रिवेंज पूरा कर रहा है। दूसरा सच यह है कि मुनीर को इस बाढ़ में सबसे बड़ा मौका दिख गया है। वो कैसे, समझ लीजिए। पाकिस्तान में इस साल बाढ़ से 657 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। यह आंकड़ा 1000 से ज्यादा पहुंचने की आशंका है। पाकिस्तान के केपीके में मची तबाही को देखकर मुनीर को पाकिस्तान में आई पिछली बाढ़ की याद आ गई है। 3 साल पहले पाकिस्तान में इससे भी भयानक बाढ़ आई थी। बाढ़ से कुल 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 80 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए थे। 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बाढ़ के बाद पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम गया था। बाढ़ की तस्वीरें दिखाकर दुनिया से खूब डॉलर्स लूटे थे। गेहूं, आटा, चावल, दाल जो मिला सब बटोर लिया। पाकिस्तान को इस बाढ़ में इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुल $3.36 बिलियन मिले थे और इसमें से फूटी कौड़ी बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंची। पूरा माल सेना और सरकार चट कर गई। मुनीर इस बाढ़ में भी वैसा ही कुछ प्लान बना रहा है। वो फिर से कटोरा लेकर निकलने वाला है। बाढ़ की तस्वीरें दिखाकर दुनिया के आगे गिड़गिड़ाने वाला है, भीख मांगने वाला है और मदद के नाम पर जो चिल्लर मिलेगी उसे मुनीर एंड कंपनी खूब लूटेगी, आतंकियों पर लुटाएगी। और अब वक्त है ऐसी खबरों का जिनके वीडियोस आज सुर्खियों में है, तो देखते हैं एक्शन रिप्ले। युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो बाबा की पुलिस एक्शन में आ गई। केवल 24 घंटे में ही तस्वीर बदल गई। पुलिस ने न सिर्फ शख्स को बेरहमी से पीटने वाले अरबाज शहबाज
को अरेस्ट किया, बल्कि दोनों रंगबाजों का फुल ट्रीटमेंट भी किया। ट्रीटमेंट से अरबाज और शहबाज की चाल ही बदल गई। ये हापुड़ के नए नए रंगबाज बने अरबाज और शहबाज हैं। इलाके में भौकाल दिखाने की ऐसी सनक चढ़ी, गांव के एक युवक को पकड़ लिया। अरबाज और शहबाज ने जिस शख्स की पिटाई की वो उसी गांव का रहने वाला अनस है। अनस से अरबाज एंड गैंग पुरानी रंजिश मानता है, इसलिए अनस को दोनों दबंगों ने टारगेट पर लिया और जमकर पिटाई कर डाली। लेकिन दोनों ये भूल गए कि यूपी में योगी राज है और योगी की पुलिस ऐसे रंगबाजों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहती है। पुलिस ने दोनों का ऐसा इलाज किया है कि अब वो जब भी चलेंगे पुलिस का रटाया कानूनी लेशन याद जरूर करेंगे। क्या खड़े हैं दोनों आदमी, हम लोग बात कर रहे हैं, अब निकल रहे थे हम घर जाने के लिए। रेड कपड़ों में ये दोनों पति पत्नी हैं। सामने ग्रीन टी शर्ट और व्हाइट कपड़ों में खड़े ये दोनों बदमाश हैं। बदमाश बहाने से ब्यूटी पार्लर पहुंचे। देखिए बंदूक निकाल लिया, देखिए फिर हाथ से देखा मोबाइल, पहले चेन छीना फिर मोबाइल छीन लिया। बदमाश ने अचानक बंदूक निकाल ली, कपल को गन पॉइंट पर लेने की कोशिश की, लेकिन रेड टी शर्ट में मौजूद महिला का पति एक बदमाश से भिड़ गया। तभी दूसरे बदमाश ने महिला की चेन और मोबाइल छीन लिए। बहुत ज्यादा मेहनत किया आप लोग, लेकिन उनका इसको खाली पकड़ लेते ना। हाँ। वही अब अकेले पड़ गए, कितना लोग हैं, दो अकेले पड़ गए, दो घर से आ गया। महिला ने एक बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन तभी सामने सड़क पर बाइक पर 3 बदमाशों का दूसरा ग्रुप आ गया। इन बदमाशों ने सामने से फायर भी किया, लेकिन पांचों बदमाश लूट को अंजाम देकर 2 बाइक पर फरार हो गए। पटना में लूट की यह वारदात 12 अगस्त की है, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस लुटेरों की तलाश में लगी है। 19 अगस्त को एक लुटेरे दीपक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हथियार बरामदगी के दौरान भागने पर बदमाश का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए। वहीं पकड़े गए लुटेरे और सीसीटीवी की मदद से बाकी लुटेरों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही बाकी लुटेरों के भी पकड़े जाने का दावा किया है। एक कमरे में कुछ लोग एक शख्स को बुरी तरह मार रहे हैं, थप्पड़ बरसा रहे हैं, ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। वीडियो में चटाचट थप्पड़ों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील की है, जहां एक शख्स और उसके बेटे ने मिलकर लेखपाल के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूद दूसरे लेखपालों ने किसी तरह पीड़ित को बचाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले ही तहसील में एक महिला लेखपाल के साथ मारपीट हुई थी। बार बार इस तरह की घटनाओं से तहसील में काम करने वाले कर्मचारी दहशत में हैं।